हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो परसेंटेज क्लास नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं। और बच्चे, ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, और धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। एक परसेंटेज हो गया। एक इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, वो भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सेम परसेंटेज की तरह। फिर उसके बाद में प्रॉफिट लॉस के बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो, तीन तीन चार चार क्लास के। फिर आएगा आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी, वो भी एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसके बाद में तो फिर चीज़ें एडवांस मैथ की तरफ हमारी मूव कर जाएंगी। आप ये मान के चलना कि अर्थमेटिक आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो 80 से 85% सिलेबस आपका हो जाएगा, क्योंकि एडवांस मैथ बेशक आपके सिलेबस में है, लेकिन वेटेज उतना नहीं रहता है एडवांस मैथ का। एक आध सवाल हर चैप्टर से पूछा जाएगा। एक सवाल ज्योमेट्री से, एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से, एक सवाल अलजेब्रा से, एक सवाल आपका मेंसुरेशन से। तो 4 सवाल ही आपके इतने बड़े सिलेबस में से बनते हैं। पता नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता है कि यार ये लोग जो सिलेबस डिसाइड करते हैं, ये फिर वेटेज को इक्वल क्यों नहीं रखते हैं। उनको पता है कि यार जो एडवांस मैथ वाला पार्ट है ना, बच्चे को अर्थमेटिक से भी ज़्यादा टाइम देना होता है उसमें। और सवाल रखते हो आप केवल 4, या तो आप उस पोर्शन को रखो ही मत, केवल अर्थमेटिक से क्वेश्चन बना दो। या फिर एडवांस से रखना है तो फिर उसका वेटेज बढ़ा दो, क्योंकि पढ़ना तो बच्चे को वैसे भी है। और जब आप क्वेश्चन की संख्या कम रखते हो ना कहीं एक डिमोटिवेशन सा आता है कि यार केवल 2-3 सवाल पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट तो होते हैं 2-3 सवाल भी, लेकिन उसके लिए इतने बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ने, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब मैनेजमेंट की ज़रूरत है और सुधार की ज़रूरत है एग्जाम पैटर्न में, और मैथ्स के स्पेशली कि किस तरह से वेटेज बनता है उसमें। तो चलिए करते हैं शुरू अपना टाइप नंबर 5। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, और इसमें देखेंगे बच्चे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर टॉपिक है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे को अलग अलग तरह से बांटा जाता है ना, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटना, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, खर्चे को बांटना। अब ये भी दो तरीके से सवाल बेसिकली यहां पर बनते हैं। जो दो तरह के सवाल बनते हैं, इनके अलावा नहीं बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात को। तो दो तरह के जो सवाल होते हैं, उनको पहले मैं बता देता हूं किस किस तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनता है कुल खर्च में से डिस्ट्रीब्यूशन, कुल खर्च में से डिस्ट्रीब्यूशन, कुल खर्च में से डिस्ट्रीब्यूशन। और एक आएगा शेष खर्च में से डिस्ट्रीब्यूशन, शेष, रिमेनिंग एक्सपेंडिचर, शेष खर्च में से, शेष खर्च में से डिस्ट्रीब्यूशन, ब्यूशन। ठीक है, यही दो तरह के सवाल बनते हैं। और अगर हम इन्हें अलग अलग तरीके से ना पढ़ें तो बड़ी ही इसमें मतलब कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि चीजें। हाँ, आपको आज थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्लास भी, बोर्ड भी थोड़ा अलग लग रहा होगा, मैं भी थोड़ा अलग लग रहा हूँ, आवाज थोड़ी अलग लग रही होगी। उसका रीजन ये है कि अब कर्म भूमि पर मैं आ चुका हूँ। कर्म भूमि यानी कि महाराष्ट्र में आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जब चेंज हो गया, एक आध दिन में आपको थोड़ा सा हो जाएगा, यूज टू आप हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार क्लास कर रहे हो, 15-20 दिन क्लास नोएडा से चली है, तो वहां के आप यूज टू हो चुके हो, अब यहाँ पे हो जाओगे, है ना। तो सुनो मेरी बात सुनो, अब छोटी छोटी शिकायतें मत करो यार, जीवन में बहुत आगे बढ़ना है आपको। ये जो छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, इनको एडजस्ट करना सीखो। और सुनो मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च में से अलग अलग जगह हम बांटते हैं। मान लो आपकी कल को नौकरी लग जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, देखो मुस्कुरा गए ना, शादी के नाम पे आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपकी फैमिली बढ़ जाएगी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो फिर आपकी जो सैलरी है ना, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कैसे? कि मान लो आपकी सैलरी आई महीने की 50,000 रुपए सैलरी है, उसमें से आप 10% या 20% घर के किराए में दे दोगे। भाई जहां आप रहोगे वहां घर के किराए में दे दोगे। मान लो घर से दूर अगर आप गए तो रेंट पे रहना पड़ेगा, आप घर के किराए पे दे दोगे। 10% मान लो आप क्या करोगे, बिजली का बिल दे दोगे। मान लो 20% आप क्या करोगे, जो घर का खर्चा आता है, भाई नमक मिर्च मसाले ये सब आते हैं, सब्जी आती है, तो 20% आपका यहाँ खर्चा हो जाएगा। 10% का मान लो आपने कोई लोन लिया हुआ है, उसके किस्त में चले जाएंगे।
और फिर फाइनली कुछ सेविंग बचेगी, कुछ आपकी सेविंग बच जाएगी। बच्चे बड़े हैं तो कुछ परसेंट बच्चों की एजुकेशन में चला गया, है ना। तो ये सारे और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैंने मोटे मोटे बताए हैं आपको, है ना। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ सेविंग बचेगी। अब ये अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग जो आपके उन्हें खर्चे को बांट दिया है, इसी पर ही बेसिकली दो तरह के सवाल आपके बनते हैं। एक तो बनता है कुल खर्च में से डिस्ट्रीब्यूशन, और एक बनता है शेष खर्चे में से डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल से ही हम ये समझेंगे, सवाल में से ही हम ये समझेंगे चीजों को। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल देखिए बच्चे एक बार। ये सवाल देखिए आप, कह रहा है मंजीत के पास जितनी भी पूंजी थी, मंजीत के पास जितनी भी पूंजी थी उसका 20% उसने भवन निर्माण पर खर्च कर दिया, घर बनाने पर। 35% मशीनों पर खर्च कर दिया। 35% कहां खर्च कर दिया? 35% मशीनों पर खर्च कर दिया। कह रहा 15% कच्चे माल पर खर्च कर दिया। यदि 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद भी उसके पास 75,600 रुपए बच गए, तो कह रहा है बताओ उसके पास कितनी पूंजी थी। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आया, आपने सवाल को पढ़ा, लेकिन अब दोबारा मैं आपके साथ सवाल को पढ़ूंगा और बड़े गौर से पढ़ना है। सवाल ने कहा मंजीत के पास जितनी भी पूंजी थी ना, उसका 20% उसने भवन निर्माण पर खर्च कर दिया। कितना भी पैसा था, मान लो मंजीत के पास 100% पैसा था, मंजीत के पास कुल धनराशि को हम 100% मानकर चलते हैं, तो मान लो मंजीत के पास 100% पैसा था। अब उसने 20% कहां खर्च कर दिया? भवन निर्माण पर। भाई भवन निर्माण पर कितना? 20%। फिर कह रहा है 35% मशीनों पर। अब क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 20% भवन निर्माण पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका 35% मशीन पर खर्च हुआ है? यस और नो में जवाब देना। क्या कहीं भी ऐसा लिखा है कि 20% उसने भवन निर्माण पर खर्च कर दिया, उसके बाद जो शेष बचा, शेष वर्ड, रिमेनिंग वर्ड, शेष का 35%? ऐसा नहीं लिखा ना कहीं भी। बस उसने साफ लिखा हुआ है कि भाई 20% भवन निर्माण, 35% मशीन, 15% कच्चा माल, 3% फर्नीचर। कहीं भी शेष वर्ड नहीं लिखा हुआ। बस यही डिफरेंस हमें देखना होता है बच्चा। यही जो डिफरेंस है ना, शेष, यही डिफरेंस आपको ये दो भागों में बांट देगा। ये दो भागों में यही बांट देगा कि जहां भी शेष वर्ड जुड़ा होगा उस तरह के सवाल बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और जहां भी शेष वर्ड नहीं जुड़ा होगा वहां हम कुल खर्चे की बात करेंगे। तो सवालों को अलग करना आपको आ गया ना। जिस भी सवाल में परसेंट से पहले शेष वर्ड जुड़ा होगा वो सवाल अलग हो जाएंगे, और जिसमें शेष वर्ड नहीं जुड़ा होगा वो सवाल अलग है। अब जैसे ये सवाल है, इसमें कहीं भी शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ, तो हम जो भी परसेंट लेंगे ना वो टोटल में से लेंगे। किसमें से बच्चा? टोटल में से। कि टोटल मेरा 100% है, 20% उसने भवन निर्माण पर खर्च कर दिया, 35% किस पर कर दिया भैया? मशीन पर। टोटल में से ही लेंगे क्योंकि शेष वर्ड नहीं जुड़ा हुआ। कह रहा है 15% कच्चा माल, कच्चा माल पर कितना? 15%। कह रहा है 3% फर्नीचर पर, 3% फर्नीचर पर। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 20 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 3। तो 35 और 15, 50, 20, 70 और 3, 73। टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा हो गया उसका 73%। बस यही करना है। किसी भी सवाल में अगर शेष वर्ड नहीं जुड़ा होगा तो आपको सारे परसेंट को जोड़कर 100 में से माइनस कर देना है। अगर शेष वर्ड नहीं जुड़ा है, शेष वाले भी सवाल तो कराऊंगा, असली सवाल तो वही है। ये तो एक दो सवाल आते हैं, असली तो वही है कि शेष का उतना परसेंट, शेष का उतना, असली तो सवाल वही है। कह रहा है उसने लास्ट में 75,600 रुपए बचा लिए, तो अगर 73% खर्च किया तो परसेंट में बचत कितने की है? 100 में से 73 घटाओगे, आप कहोगे सर 27% की बचत है। और वो किसके बराबर है? 75600। 1% किसके बराबर होगा बच्चा? 75600 बटा 27। तो 9 तिया 27, 9 अठे 72, 9 चौक 36, 00, और 28 तिया 84 यानी कि 2800। कितनी पूंजी थी? तो वो तो 100% थी टोटल। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2800 गुणा 100, यानी कि 2,80,000। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। जब भी सवाल में परसेंट से पहले शेष वर्ड नहीं जुड़ा होगा तो आप सारे परसेंट को जोड़ दोगे और 100 में से घटा दोगे।
अब सर आप इतनी देर से शेष कर रहे हो, तो अगर शेष वर्ड जुड़ा हो तो क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा धीरे धीरे लेकर चलूंगा उनके पास में। अब जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल देखो आप, यहां हर परसेंट से पहले शेष नहीं जुड़ा होगा। आप सवाल को पढ़ोगे ना, आप समझ जाओगे। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर खर्च करता है। सुना आपने, 24% भोजन और 15% किराया, 24% भोजन और 15% किराया। कह रहा है उसके बाद जो शेष बचा, यानी कि 24 और 15% को हटाने के बाद जो शेष बचा, उसका 25% और 20% क्रम से है यातायात और अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। ओके, कह रहा है शेष उसकी बचत है और उसकी बचत 10,736 है। तो आय बताओ, 27 कहां से आया बच्चे? टोटल खर्चा 73% लिखा, टोटल इनकम 100% थी, 100 में से 73 माइनस करोगे 27 आएगा। अब सुनो, इसमें उसने बोला उसकी आय का 24% भोजन और 15% किराया पर। क्या 24% से पहले कुछ लिखा है? नहीं। क्या 15% से पहले शेष वर्ड लिखा है? नहीं। तो फिर ये 24 और 15 आपस में जुड़ जाएंगे, सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। उसने बोला कि जो शेष बचा उसका 25% और 20%, ना तो इसके पहले शेष लिखा हुआ है, इसके पहले नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ऐसे सोचना है, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूं सवाल को, ये मैं आपको ट्री मेथड से भी और वन लाइनर मेथड दोनों से करा दूंगा। जैसे मैं ट्री मेथड से कराऊं कि मान लो उसके पास 100 टोटल खर्चा था, टोटल, ये टोटल उसकी आय थी, टोटल इनकम, टोटल आय मैंने मान ली 100 थी, 100 मानकर चलेंगे, 100 एक स्टैंडर्ड नंबर है ना। अब तेरा 24% भोजन और 15% किराया, तो भोजन और किराए पर कितना हो गया? भोजन प्लस किराया, आप कहेंगे 24 यहां और 15 यहां, सर 39 हो गया। कितना हो गया? 39 हो गया। कह रहा है जो शेष बचा, जो शेष बचा, शेष कितना बचा है? अगर 100 में से 39 खर्चा यहां हो गया, तो शेष कितना बचेगा बचे? शेष रिमेनिंग 24 माइनस 39, सर ये बचेगा 61। शेष कितना बचेगा? 61। कह रहा है इसका 25% और 20% यातायात और अन्य खर्चा, तो भाई इसका 25 और 20 कितना हो जाएगा? 25% और 20% कितना हो गया सर? 45% हो गया। ये तो उसने यातायात और अन्य अन्य हो गया 45%। तो कितना परसेंट बचा है? 61 में से 45 मत घटा देना, 61 में से 45 घटाकर 16 मत कर देना। 61 एक वैल्यू है और 45 एक परसेंट है, तो 61 का 45% यहां, तो 100 में से 45 घटाएंगे, ये उसका 55% बचत रहेगी। 61 का 45% यहां खर्च कर दिया और 61 का 55% उसकी बचत है। 100 में से 45 घटाया ये, यानी कि 61 का 55%, 61 गुणा 55/100, और वैल्यू कितनी है बचत? 10,736। यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालो और 100 की निकालो। ये तो ट्री मेथड है, वन लाइनर मेथड भी कराऊंगा, दोनों मेथड जो आपको बेस्ट लगे। वन लाइनर भी करेंगे, लेकिन जब करा रहा हूं तो कर लो आराम से, है ना। तो इसको करेंगे भाई 11 से, 11 पंजे 55, 11 नाम 99, कितना बचा आगे? 8, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66। 61 से करें, 61 एकम 61, आगे कितना बचेगा? 6 3 6, 61 छिक्के 366। 5 से जाएगा 20 बार और 20 की गुणा उधर हो जाएगी, तो 16 दूनी 32, एक यूनिट का मतलब आ गया 320। कह रहा है उसकी आय, वो तो 100 मानकर चले थे हम, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 320 गुणा 100, यानी कि ये आ जाएगी 32,000 रुपया। ये ट्री मेथड है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत लगी हो आपको, है ना। ये मानकर चला 100 रुपए उसने कमाए, रुपए, परसेंट में नहीं, 100 रुपए मान के चला मैं। कह रहा 24% और 15% भोजन पर और किराए पर, तो 24% 100 का 24 ही होता है, 24% 24 रुपए ही होता है 100 का, 15% 15 ही होता है, तो टोटल कितना हो गया? 39। 39, 100 में से 39 हटा दो, उसके पास बचा 61। कह रहा जो शेष बचा है उसका 25% और 20% यातायात और अन्य खर्चा, तो 25 और 20 45% यहां खर्च हो गया, तो 61 का 45% अलग हटा दो, शेष कितना बचा? 55%। तो 61 का 55% उसकी बचत है जो कि दी हुई है। एक यूनिट का मान 320, 100 का मान ये आ गया। अब इसका मैं आपको सेकंड और अल्टरनेट मेथड बताता हूं बच्चे, देखना क्या होता है। इसका अल्टरनेट मेथड देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, काहे टेंशन लेते हो। अल्टरनेट मेथड बताते हैं।
भाई देखो सवाल कहता है व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन और 15% कहाँ किराए पर खर्च करता है। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना हो गया? 39%। 39% उसने इन दोनों को मिलाकर खर्च कर दिया। मान लो कि या फिर माना उसकी जो आय है, जो टोटल आय है, कुछ भी मान लो उसकी टोटल आय ए है। जो भी उस व्यक्ति ने कमाया वो ए रुपए कमाया। अब आप ही लोग मुझे जवाब दोगे कि बच्चे अगर अगर उसने 24% भोजन और 15% किराए पर, तो टोटल अगर उसने 39% खर्च कर दिया, तो 39% खर्च करने के बाद कितना परसेंट बचा होगा उसके पास? 39% इधर खर्च करने के बाद टोटल कितना परसेंट बचा होगा? भोजन और किराए के परसेंट को हटा दो, कितना परसेंट बचा होगा ये आप मुझे बताओ। कितना परसेंट? आप कहेंगे सर अगर भोजन और 15% किराया यानी कि टोटल 39% को मैं हटा देता हूं तो टोटल 100 में से 39 गया, सर टोटल 61% बचा होगा। ये उसके पास बचा है इन दोनों को हटाने के बाद बचा है। अब कह रहा है जो शेष बच गया उसका 25% और 20% यातायात और अन्य खर्चा, तो ये टोटल कितना है? 45%। भाई शेष तो ये बच गया था, शेष भोजन और किराए के बाद शेष। कह रहा है शेष का 25% और 20% यातायात और अन्य खर्चा पर हो गया 45%। अगर 45% इधर हो गया तो कितना परसेंट बचा होगा? अगर 25 और 20 45% भोजन सॉरी यातायात और अन्य वस्तुओं पर खर्च हो गया तो 45% को हटा दो, कितना परसेंट बचा होगा? आप कहेंगे सर शेष बचा होगा, 100 में से 45 घटा दो 55%। तो इसका 55% निकाल दो शेष का, और ये उसकी बचत है, और वो किसके बराबर हो जाएगी? 10,736। आप कैलकुलेट करो, यहां से काटापीटी करो, ए की वैल्यू डायरेक्ट दूसरी लाइन में आपके पास आ जाएगी, डायरेक्ट आएगी दूसरी लाइन में। आप कहेंगे सर 5 से जाएगा 11, 5 से जाएगा 20, 11 से जाएगा 11 नाम 99, 11 अठे 88, 11 छिक्के 66, 61 से जाएगा पूरा, कितनी बार जाएगा? 61 एकम 61, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3 है, नहीं 11 नाम 99, 7 और 1 8, 11 सत्ते 77, सॉरी 976 आएगा, और ये 16 बार जाएगा। ठीक है, अब इन नीचे वालों की गुणा उधर कर दो, ये 16 गुणा 20 गुणा 100, तो कितना आ गया? ये आ गया 32,000। एक ही लाइन में आंसर आ गया ना। अब मैं ऐसे इसी तरीके से आपको आगे के सवाल करेंगे, दोनों तरीके से नहीं करेंगे, एक ही तरीके को लेके चलेंगे। अब ये सवाल पे आ जाओ जरा, देखो बच्चे इस सवाल को। जल्दी से बताओ। 61 का 45% निकाल कर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, लेकिन बच्चे वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 45% निकालना ही क्यों? 45 को हटाओ ना, 55% ले लो सीधा, वही चाहिए हमको, बचत तो वही है ना, और बचत ही दी हुई थी हमें, इसीलिए मैंने 61 का 45 नहीं निकाला। अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर, ओके, और शेष का, देखो ये वर्ड जहां भी जुड़ जाए ना, ये वर्ड जहां भी जुड़ जाए, आपके जो कान है ना ये खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये वन लाइनर मेथड से होगा, जो सेकंड टाइम मैंने समझाया वन लाइनर। कह रहा है संजय 20% घर के किराए पर और शेष जो बचा उसका 70% घरेलू खर्चे पर। कह रहा है यदि वह 1,800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है? अब देखो, मान लो संजय की आय ए रुपया है, मान लिया संजय की जो आय है वो ए रुपया वो कमाता है। अब आप ही लोग जवाब दोगे मुझे कि अगर उसने 20% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचाया होगा? 100 में से 20 हटा दो, सर 80% बचाया होगा, तो गुणा 80% यानी कि 80/100 लिख दो, गुणा। कह रहा है जो शेष बच गया, जो शेष बच गया, ये शेष ही तो है भाई, ये शेष ही तो है कि 20% घर के किराए का पैसा हटा दिया मैंने, तो बचा कितना? 80%, तो ये वही तो है जो शेष बचा है। कह रहा है जो शेष बच गया यानी कि ये वाला पैसा, इसका 70% घरेलू खर्चे पर। तो अगर मैं 100 में से 70% हटा दूं घरेलू खर्चा तो बचेगा कितना? 100 में से 70 गया तो कितना बचेगा? 30%, और ये उसके पास बच गया। और कह रहा है भाई ऐसा करने पर वो 1,800 रुपये बचाता है, तो बराबर किसके कर दो? 1,800 के। अब एक ही वैल्यू निकाल दो, वही आपका आंसर होगी, दैट्स सिंपल। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो उड़ा दो, 3 से जाओगे 3 छिंग 18, 600 बार, 4 से जाओगे 4 दूनी 8,
नहीं, 8 से ही कट जाएगा पूरा, 8 से ही कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, और 100 की गुणा उधर कर दो तो एक कितना हो जाएगा, 75 गुणा 100 यानी कि 7500। ऑप्शन बी। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रही है ना चीजें। चलो एक और सवाल कराता हूं। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी शेष वर्ड जुड़ा हो तो वन लाइनर मेथड, और अगर शेष वर्ड ना जुड़ा हो, केवल परसेंट लिख रखे हो कि भाई अनिल अपनी आय का इतना परसेंट, इतना इतना इतना, तो फिर सारे परसेंट को जोड़कर 100 में से घटा दो, बचत आ जाएगी। अगर शेष वर्ड नहीं जुड़ा हो तो कह रहा है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर देता है, शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है, और यदि वह हर महीने 7200 बचा लेता है तो मासिक आय कितनी है। सेम वही कि भाई मान लो अनिल की आय ₹1 है, अगर उसने 40% किराए पर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचा होगा, कितना परसेंट बचा होगा। सर 40% अगर उधर गया तो 100 में से 40 गया तो सर 60% बचा होगा शेष। अब कह रहा है जो शेष बचा, यानी कि ये जो हमने निकाला 60%, इसका 40% दवाओं पर खर्च कर दिया। अगर ये वाला 40% हटा दूं तो कितना बचेगा सर, 100 में से 40 घटा दो, 60% बचा होगा। और फाइनली उसके पास बचत कितनी है, 7200 की। वैसे निकाल दो, ए की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहेंगे सर 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 0, 6 से जाएगा 6 दूनी 12, 0 0, और ये 100 की गुणा उधर जाके कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 0 0, और ये 2 जीरो और कर दो, ये 20,000 रुपए उसकी इनकम आ जाएगी। ऑप्शन बी। मजा आया। एक और दूं सवाल। ये सवाल देखिए, बताइए भाई जल्दी से क्या होगा। क्या बात है। श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, और शेष और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर। ओके। शेष राशि का आधा भाग वह प्रत्येक माह बचाता है। यदि हर वर्ष वह 1,80,000 बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें दिमाग लगेगा, क्योंकि ऊपर जो बात हो रही है वो महीने की हो रही है कि भाई 25% कपड़ों पर और चिकित्सा और परिवहन पर, शेष राशि का आधा भाग हर महीने बचाता है, और उसकी 1 साल की बचत दे रखी है 1,80,000, 1 साल की। तो आप सबसे पहले महीने की बचत बताओ कितनी है। ये जो बचत है ना 1,80,000, ये 1 साल की बचत है, 12 महीने की है। और आपको महीने की बचत, 1 महीने की बचत बतानी है, तो मासिक बचत अलग निकाल दो पहले, फिर हम अगला काम बाद में करेंगे। पहले मासिक बचत ही निकाल दो। तो भैया 1,80,000 को किससे डिवाइड करोगे, 12 से, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये आ जाएगी 15,000। ये उसकी मासिक बचत है 15,000 1 महीने की। चलो अब सवाल पे आ जाओ। मान लो उसकी इनकम जो महीने की है वो ₹1 है, जो कि उस आपसे पूछी भी है, मासिक आय ही तो पूछी है आपसे। मान लो वो ₹1 है। अब सवाल कहता है कि भाई उसने 36% जो है ना वो खर्च कर दिया खाद्य पदार्थों पर, और अगर 36% खाद्य पदार्थों पर खर्च किया है तो कितना परसेंट बचाया होगा। 100 में से 36 घटा दो सर, 64% बचाया होगा, गुणा। कह रहा है जो शेष बच गया है, यानी कि यही 64% जो शेष बच गया है, इसका 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर कर दिया। तो 25% अगर इधर कर दिया तो कितना बचाया होगा, 100 में से 25 घटा दो सर, 75% बचाया होगा, गुणा 75/100। कह रहा है जो शेष बच गया है, यानी कि अब जो ये शेष बच गया है पूरा, जो शेष बच गया है उसका आधा भाग वह हर महीने बचाता है। व्हाट डू यू मीन बाई आधा भाग बच्चे, आधा भाग का मतलब होता है 1/2। आधे भाग का मतलब क्या होता है, 1/2, क्योंकि वो शेष धनराशि का आधा भाग बचा रहा है। तो ये जो शेष धनराशि है ना, इसका आधा भाग यानी कि 1/2 हर महीने। और ये उसकी हर साल की बचत थी 1,80,000। मैंने 1 महीने की बचत निकाली तो 1,80,000 को 12 से भाग दिया। 12 से क्यों दिया सर, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 महीने की बचत निकालने के लिए 12 से भाग दिया तो 15,000 आ गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 15,000 के। बस यहां से आप क्या करो, ए की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आपके सामने होगा।
कितना भी आया है जल्दी से बताओ प्लीज। मतलब 2 से कटेगा 32 बार, 25 तिया 75 और 25 चौकू 100। 3 से जाएगा 3 पंजे 15, पूरे 5,000 बार। ठीक है, ये जाएगा 4 या 32 और 4 से कटेगा पूरा 25 बार, और 8 से ये वाला कटेगा, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और 25 चौके कितना होता है 100, 100 की गुणा उधर कर दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 625 गुणा 25 चौकू 100, ये आ जाएगा 62,500। यानी कि उसकी महीने की सैलरी, मासिक आय कितनी है 62,500। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि 1,80,000 को लिख दिया है बराबर करके। अरे भाई ये तो देखो, उसने ये साल की बचत दे रखी है, हमें महीने की चाहिए क्योंकि वो महीने की सैलरी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, आगे से मत करना ऐसी गलती। ये अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना। एएलपी 2024 में पूछा हुआ सवाल है भाई। ये सवाल देखना जरा। चलो, सवाल है, एक लाइब्रेरी में कुल पुस्तकों का 5% पुस्तक हिंदी में है। शेष का, ये वर्ड फिर जुड़ गया, शेष का, शेष का 10% अंग्रेजी में है। ओके, शेष का, फिर ये शेष वर्ड जुड़ गया, शेष का 15% फ्रेंच में है, और शेष किताबें उर्दू में हैं जिनकी संख्या हमें 5814 दी हुई है। कह रहा है बताइए लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें होंगी। सर 1/2 समझ में नहीं आया। बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने दिमाग का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूं तो कितना भाग मैंने तुम्हें दिया है, बताओ। अगर मैं अपने दिमाग का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूं तो फ्रैक्शन भिन्न में बताओ मैंने कितना हिस्सा तुम्हें दिया। 1/2 ही तो दिया, 1/2 अपने पास रख लिया मैंने, बताओ। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। अगर उसने शेष धनराशि का आधा हिस्सा बचा लिया तो आधे का मतलब है कि आपको 1/2 से गुणा करना है, 1/2 से भाग नहीं करना है। भाग करना है तो 2 से भाग करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 500 रुपए हैं, इसका आधा कर दो, आप इसका आधा कर दो, तो आप 500/2 करोगे या 500/1/2 करोगे? है भाई, बताओ। आपसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 500 रुपए हैं, आप इसका आधा कर दो, तो आप 500/2 करोगे या 500/1/2 करोगे? 500/2 ही तो करोगे। तो वही तो किया मैंने, या तो 500/2 लिख दो या 500 गुणा 1/2 लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही तो है। तो मैंने वही तो किया पिछले सवाल में, आधा हिस्सा, आधा हिस्से का मतलब है मैंने गुणा 1/2 कर दिया, सेम चीज ही तो है, ऐसे थोड़ी करते हैं। ओ आ गया सर समझ में, चलो ठीक है फिर। भाई मान लो लाइब्रेरी में ए पुस्तक है टोटल, लाइब्रेरी में टोटल पुस्तक कितनी है ए, मान लो। अब कह रहा है कि 5% हिंदी में है, तो अगर 5% हिंदी में है तो शेष कितनी बची होंगी, शेष। आप कहेंगे सर 5% 100 में से घटा दो, शेष बची होंगी 95%। फिर कह रहा है जो शेष बच गई हैं उनका 10% अंग्रेजी में है, तो अगर 10% अंग्रेजी में है तो कितने परसेंट बची हैं? सर 100 में से 10 घटा दो, 90% बची हैं। ओके, फिर कह रहा है जो शेष बच गई हैं उनका 15% फ्रेंच में है, अगर 15% फ्रेंच में है तो 100 में से 15 घटा दो, सर 85% बचेंगी, और ये किसके बराबर हो जाएंगी? ये 5814 के बराबर है। बस एक ही वैल्यू निकाल दो, यही आपका आंसर है। दिमाग दे लो मेरा, तो तुम बस इसी के मतलब जो चीज तुम्हें समझा रहा हूं उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है, दिमाग दे दो सर, आधा दिमाग। तुम्हें तो एग्जाम्पल भी ऐसे ही दूं मैं जिन्हें तुम खुद दूर फेंक के मारो। सुनो सवाल को, अब फालतू का दिमाग लगवा लो कितना। 17 पंजे 85, 17 तिया 51, 7, 17 चौके 68, 3 और 17 दूनी 34। 19 से काटो, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 11 और 4 15, 19 अट्ठे 152। ओके, 9 धाम 90 और 9 दूनी 18। वेरी गुड। 10 धाम 100। ओके, 5 से काटो, 5 दूनी 10। वेरी गुड। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार। सब कुछ कट गया, नीचे वालों को ऊपर ले जाओ, तो ए बराबर कितना होगा 2 गुणा, और ये कितना हो गया, गुणा हो गया 20 दूनी 40 और गुणा 100, तो 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और फिर 3 जीरो।
तो कितने लाइब्रेरी में टोटल किताब कितनी है? 8,000। कैलकुलेशन जब भी करें ना, माइंड को रिलैक्स करके किया करो, बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल कूल माइंड से। चलो, इस तरह के सवाल अब आप आराम से कर सकते हो। अब थोड़ा सा हिसाब किताब की बात कर लेते हैं, ठीक है? थोड़े से हिसाब किताब की बात कर लेते हैं भाई। मम्मी ने आपको पैसे दिए, चीनी खत्म हो गई घर में। अब मम्मी को रेट पता है चीनी के। मम्मी एक ऐसी एकमात्र हमारे घर में अर्थशास्त्र की ज्ञानी होती हैं, जिनको अपडेट रहती हैं वो। उनको हम बेवकूफ़ भूल कर भी नहीं बना सकते हैं। उनको ये पता होता है चीनी का भाव क्या है, आलू टमाटर प्याज हरी मिर्च गाजर मूली क्या रेट है सबका, कल क्या था आज कितना हो गया है, सब रेट है उनको। तो चीनी खत्म हो गई। अब मम्मी ने आपको, मम्मी को पता है कि चीनी का रेट 40 रुपये पर केजी है। चीनी का रेट क्या है? 40 रुपये पर केजी। ये क्या हुआ? ये भाव हो गया, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? भाव। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। बोलते हैं ना क्या भाव चीनी दी है जी, तो कहेगा 40 रुपए की है। भाव, भाव का मतलब है 1 किलो का मूल्य, पर केजी का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड भाव, उसी को हम रेट बोलते हैं। अब मम्मी ने कहा एक काम कर, 5 किलो चीनी ले आ। और मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए अभी पता करेंगे। मम्मी ने कहा एक काम कर, 5 किलो चीनी ले आ। तो 5 किलो चीनी क्या हो गई? आपकी खपत हो गई। क्या हो गई बच्चा? खपत, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजप्शन। कंजप्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजप्शन। इसको रेट बोलते हैं, इसको सी कंजप्शन बोलते हैं। मम्मी ने क्या बोला? 5 किलो चीनी ले आ। तो आप कहोगे मम्मी कितने रुपए दोगे आप मुझे, टोटल कितने रुपए की चीनी हो गई? ये कैसे डिसाइड होगा? ये कैसे डिसाइड होगा? यानी कि आपको पता है 40 रुपए पर किलो का भाव है, 1 किलो का रेट, 5 किलो चीनी चाहिए, तो आप कहोगे 40 × 5 कर दो सर, पता चल जाएगा कितना खर्चा हुआ है। आपने क्या किया बच्चे? आपने इन दोनों को गुणा कर दिया, हमें मिल गया 200 रुपए। और ये 200 रुपए क्या है? ये आपका खर्चा आ गया। क्या है बच्चे? खर्च है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, जिसको ई से शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं। अब आपको एक चीज पता चली कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर पता करना है, अगर मुझे खर्च पता करना है, तो क्या मैं भाव यानी कि रेट को कंजप्शन से गुणा कर दूं? क्या मैं भाव, जिसको मूल्य भी बोलते हैं, जिसको हम मूल्य भी कहते हैं, क्या मैं मूल्य को खपत से गुणा कर दूं तो मुझे खर्चा मिल जाएगा? वही तो किया मैंने, 40 को 5 से गुणा किया। क्या बच्चे मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकता हूं कि अगर मैं मूल्य को खपत से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे खर्च मिल जाता है। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं, तो अगर मैं रेट को कंजप्शन से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चा? मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, आर गुणा सी बराबर ई। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर गुणा सी बराबर ई। यानी कि मूल्य को खपत से गुणा करके खर्च। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन आपके अंदर एक फील आनी चाहिए, और वो फील आई है इस एग्जाम्पल से। अब करते हैं सवाल। अब क्या करते हैं? सवाल। उससे पहले आप एक थोड़ा सा स्पेशल केस पढ़ लो। मान लो, स्पेशल केस से पहले चीज मैं बताऊंगा। मान लो किसी वस्तु का जो रेट है ना, वो ए से बी हो गया। अब चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, लेकिन अनुपात जो है वो ए से बी हो गया। रेशियो किसका? रेट का, मूल्य का, भाव का। और उसका जो खपत का रेशियो है, जो कंजप्शन का रेशियो है उसका, सपोज वो हो गया एक्स से वाई। अब चाहे बढ़ा हो घटा हो, वो सवाल में देखेंगे, रेशियो चेंज हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे कि उसके खर्च का रेशियो क्या होगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो उसके खर्च का रेशियो क्या होगा? सर गुणा कर दो। आप गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स रेशियो बी वाई। यानी कि जो उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो है उसे आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस भी देख लो। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है कि अगर हमें खर्च समान रखना है, अगर हमें क्या रखना है? खर्चा समान रखना है, खर्चा सेम नहीं रखना। मान लो मम्मी ने आपको 5 किलो चीनी लाने को बोला और चीनी का रेट था 40 रुपए, तो 200 रुपए मम्मी ने दे दिए कि ले बेटा 5 किलो चीनी ले आ, 200 रुपए की 40 के रेट से। आप दुकान पे पहुंचे। अब जो लाला जी बैठे हुए थे, लाला जी ने बोला भाई चीनी का जो भाव है वो बढ़ गया, वो 45 हो गया। यानी कि चीनी अब 40 रुपए पर किलो की नहीं है, अब 45 रुपए पर किलो की है, चीनी का रेट बढ़ गया।
अब 200 रुपये ही मम्मी ने दिए हैं भाई, अपन तो ठन ठन गोपाल हैं, अपने पास तो कोई पैसा नहीं, जो मम्मी ने दिया उसी में से ही हम थोड़ी बहुत कटौती कर लेते हैं। मान लो चीनी अगर 40 की जगह 35 की होती तो मम्मी को हम 40 की बताते, 5 रुपए के हिसाब से हम जेब में रख लेते। ऐसी कटौती बहुत की है हमने, मैंने तो बहुत की है। लेकिन अब अगर चीनी का भाव 40 से 45 हो गया, अब अपनी जेब से कहाँ दे उसको? अब उसे लड़ेंगे थोड़ी, हम क्या कहेंगे उसे, ठीक है भैया जितनी आती हो इस 200 रुपए में उतनी दे दो, हमारे पास तो 200 रुपए ही है, खर्चा तो समान है हमारे पास। जब 5 किलो मम्मी ने कह के भेजा तब भी 200 रुपए दिए थे, तुम 45 किलो का भाव बता रहे हो तो जितनी 45 के हिसाब से आए दे दो। तो चीनी तो 5 किलो नहीं आएगी, कम आएगी, मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं तुम्हें। चीनी तो 5 किलो नहीं आएगी, कम आएगी, क्योंकि भाव बढ़ गया है, 45 हो गया है। लेकिन 200 रुपए दे दिया आपने, जब 5 किलो आ रही थी तब भी आप 200 रुपए दे रहे थे, अब 5 किलो से कम आएगी तब भी आप 200 रुपए दे रहे हो। 200 रुपए आपके पास, तो खर्चा थोड़ी बदला आपका। चीनी का भाव बढ़ने से खर्चा नहीं बदला आपका, या चीनी का भाव घटने से खर्चा नहीं बदला आपका। खर्चा तो उतना ही है जितना मम्मी ने दिया। तो अगर खर्चा समान रखना हो तो भैया जो रेशियो आपके रेट का होता है, सपोज ए बी रेशियो है, इसका मूल्य का, जो रेशियो मूल्य का होता है उसका उल्टा रेशियो खपत का हो जाता है, जस्ट उल्टा। कितना हो जाएगा? बी ए। क्या हो जाएगा? बी ए। ये आप ध्यान रखेंगे स्पेशल केस, क्योंकि आप इनको गुणा करेंगे ए बी और इसको गुणा करेंगे ए बी, खर्चा सेम रहेगा ए बी, और यहां भी ए बी, खर्चा सेम है, ठीक है, खर्चा सेम है ए बी और ए बी। तो भैया खर्चा अगर सेम रखना है तो जो रेशियो मूल्य का है ए बी, उसका जस्ट उल्टा रेशियो खपत का हो जाएगा। और ये बड़ी ही महंगी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सवाल कराता हूं, पहले स्पेशल केस पे ही कर लेते हैं। अब जैसे ये सवाल है, जरा देखना इसको, देखो सवाल को, कह रहा है यदि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्चा वही बना रहे जो पहले हो रहा था? फिर से पढ़ो सवाल को, फिर से पढ़ो, ऐसे मजा नहीं आया, फिर से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो। सर कैसे पढ़े? देखो, कह रहा है तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो गई, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि रेट चीनी का 40 से 45 हो गया, ये वही है कि 45% की मूल्य में वृद्धि हो गई। तो बताओ खपत में कितने परसेंट की कमी होगी ताकि जो खर्चा है वो वही बना रहे, खर्चा सेम रहे, सेम, खर्चा ना बदले। आपको मैंने बताया कि खर्चा अगर वही बना रहेगा तो मूल्य का रेशो क्या हो गया है सर? उसकी कीमत 45% की वृद्धि हुई है। 45% की वृद्धि का मतलब है कि 100 से बढ़ के कितनी हो गई? 145। ये तो मैं आपको परसेंटेज की पहली क्लास में ही बता चुका हूं कि 45% की वृद्धि है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 100 से बढ़ के 145, 100 में आप जोड़ देंगे। तो भैया खपत का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा, यानी कि 145 से 100। खपत का रेशियो जस्ट उल्टा होगा किसके? मूल्य के। तो आपसे उसने यही बोला कि बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितने परसेंट की कमी। तो 145 से 100 लाने के लिए कितने की कमी करनी होगी? 45 की कमी। और अगर हमें परसेंटेज में बतानी है तो 45 बटा 145 गुणा 100। तो 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 29 बार, 9 की 100 में गुणा करेंगे तो 900 बटा 29। 29 तिया 87, 3, 29 एकम 29, 1/29। तो 31 सही, 1/29, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऐसे भयानक सवाल भी आप कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हो, मजा आ गया। चलो ये तो सवाल स्पेशल केस का हो गया, बिना स्पेशल केस वाले सवाल करते हैं, बिना स्पेशल केस वाले। करो सवाल को। कह रहा है पेट्रोल के कर पर 5% की वृद्धि हो गई, कर यानी कि वही टैक्स, कीमत में बढ़ गया भैया पेट्रोल, लेकिन उसकी खपत में 5% कम हो जाती है, तो बताओ उसका खर्चा में वृद्धि या कमी? व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा ही होता है। अब 5% का फ्रैक्शन कितना होता है आप बताओ जरा, कोई बताएगा मुझे? 1/20 होता है, 5/100। कह रहा है भैया उसका जो कर है, जो टैक्स है, वो 5% की वृद्धि हो गई, टैक्स यानी कि कीमत में ही वृद्धि हुई है। जो उसका मूल्य है, रेट है, 5% की वृद्धि यानी कि 20 में एक जोड़ के क्या लिख देंगे सर? 21 लिख देंगे। तो जो उसका रेट है बचा वो 20 से बढ़ के कितना हो गया? 21 हो गया।
अब कह रहा है कि भाई उसकी जो खपत है वो 5% कम हुई है, और खपत यानी कि कंजप्शन, तो 20 में एक माइनस करेंगे ना, क्योंकि कम हुई है, तो 20 से 19 कर दो। तो भाई उसका जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, आप इधर गुणा करेंगे 400, आप इधर गुणा करेंगे 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, यानी कि बच्चे उसका जो खर्चा है 400 से 399 हो गया। अब क्या खर्चा बढ़ा या कम हुआ बताओ? पहले 400 रुपए खर्चा हो रहा था, अब 399 हो गया। सर ये तो कम हो गया, कितना? 1 रुपए कम हुआ है। तो परसेंट में कमी बतानी है तो 1/400 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1/4 होता है 0.25%। तो कितना आ गया बच्चा? 0.25% की कमी आई है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 400 से 399 हुआ है। एक और सवाल दूं, करेंगे उसे खुद? ये सवाल करिए। जल्दी से बताओ। सवाल है, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ राजस्व पर कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? राजस्व यानी कि देखो, आप घर से आए, मम्मी ने आपको 200 रुपए दिए 5 किलो चीनी लाने के लिए, आपने दुकानदार को दे दिए, तो आपका बोला जाएगा खर्चा। आपका क्या बोला जाएगा? वो 200 रुपए खर्चा। लेकिन अगर मैं दुकानदार की साइड खड़ा होकर सोचूं, तो दुकानदार का वो 200 खर्चा थोड़ी है, दुकानदार की क्या है? कमाई। दुकानदार की क्या है? वो कमाई, और उसको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में राजस्व बोलते हैं बस। यानी कि सेम आपका जो खर्चा 200 रुपए का हुआ, आपने दे दिया दुकानदार को, चीनी ले ली, वो 200 रुपए दुकानदार के पास गया, तो वो 200 रुपए दुकानदार की कमाई हुई है ना। तो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमाई है वो 200 रुपए, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। अब इस सवाल में उसने राजस्व जो बोला है वो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता रहेगा, कभी खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा लिख देगा, कभी दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्व लिख देगा, लेकिन बात सेम है। बात सेम है, आप समझ चुके हैं बिल्कुल, कि भाई कर यानी कि कीमत, रेट में 10% की कमी, 10% होता है 1/10, तो ये हुआ है कमी, का मतलब है 10 से 9। कंजप्शन यानी कि 20% की वृद्धि, और 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। अगर आपको परसेंट के फ्रैक्शन नहीं याद हो रहे हैं या नहीं किए हैं, तो समझ जाओ आप बहुत पीछे रह जाओगे कैलकुलेशन में। तो खपत में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 जोड़ दो सर, 6 हो जाएगा। तो उसका जो खर्चा है, या फिर दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजस्व है, उसके लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 और 9 छिके 54, यानी कि उसका राजस्व 50 से बढ़ के कितना हो गया? 54 हो गया। तो वृद्धि हुई है या कमी? सर वृद्धि हुई है। और परसेंट में निकालना है तो 4/50 गुणा 100, तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8%। क्या जवाब आपका ये होगा? वाह सर, मजा आ गया। एक और सवाल कराता हूं आपको, करिए ये सवाल। चलो करिए। सवाल है, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाला खर्चा केवल 35% बढ़े? इस बार हमें खपत को गायब कर दिया हमारे पास से। भाई 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20 चौके 80, 20 पंजे 100। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है? 35/100, यानी कि 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 20 बार, 7/20। सवाल कहता है जो उसकी कीमत है, जो रेट है, वो 80% बढ़ा, यानी कि 5 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 9। जो खपत है, जो कंजप्शन है, वो नहीं पता, उसको ए से बी मान लो। भाई खपत के बारे में तो पूछा है, ए से बी मान लो। अब जो उसका कंजप्शन, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है, वो 35% बढ़ा है, तो 20 से बढ़कर कितना कर देंगे? 27। तो इन दोनों को गुणा करके ही तो खर्चा मिलता है। इन दोनों को गुणा करोगे 5A, इन दोनों को गुणा करोगे 9B, बराबर कितना है? 20/27। तो 5 से जाएगा 5 चौको 20, 9 से जाएगा 9 तिया 27, यानी कि जो बचे आपके कंजप्शन का रेशियो है वो कितना हो गया? 4 से 3। जो कंजप्शन का रेशियो है वो कितना हो गया? 4 से 3। आपसे कह रहा है कितने परसेंट की कमी होगी? 4 से 3 यानी कि 1 की कमी होगी, और अगर परसेंट में निकालनी है तो 1/4 गुणा 100। सर 25% की कमी हो जाएगी। कितना परसेंट की? 25% की। एक ऑप्शन 25%, 75%।
नहीं, 5 चौके 20, 9 तिया 27, 25% की कमी आएगी या 75% की नहीं आएगी? हाँ, 25% की आएगी, 25% की कमी आएगी भाई, 75 कैसे कर रहे हो तुम? गलत बात। ठीक है, चलो, एनीवे आगे बढ़ते हैं और अपना एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप इस सवाल को करना खुद से, बाकी कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।